नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी लोगों का ईडब्ल्यूएस में पुनः स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का तीसरा प्रश्न यानी इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट्री स्टेंजा यानी स्टेंजा जो आपके पेपर में कैसे पूछता है, इस तो स्टेंजा से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यानी ओनली वन पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड लेकर आया हूँ। तो आपको पूरा अच्छे से इसको समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में आपको दो चैप्टर यानी डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों चैप्टर क्लियर कराने वाला हूँ। तो दोनों चैप्टर को बेहतर से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि जब बने रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो पोइट्री में आंसर कैसे लिखें, यानी पोइट्री में जो आपको स्टेंजा मिलेगा आपके पेपर सेट में, उस पेपर सेट की स्टेंजा को आप कैसे आंसर में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो चैप्टर है यानी कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों चैप्टर आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपके पेपर में 100% नहीं 101% पूछे जाने वाले हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो बर्फ़ के कण। तो सबसे पहले देखिए हम इस पे चर्चा करें, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कण। इसके जो कवि हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक, तो इससे आपको मतलब नहीं है, आपके पेपर में डायरेक्ट ऐसे स्टेंजा मिलेगा, फर्स्ट सेकंड ये नीचे रहेगा। ठीक है, हमने इसको साइड में कर दिया है, बाकी कोई दिक्कतें नहीं हैं। तो स्टेंजा नंबर 1 में कर द अवे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। देखिए समझिएगा, द अवे आप करो, आपको देखो टीचर भी पढ़ाएंगे अच्छे से कि द अवे आप करो, अवे का मतलब रास्ता, करो का मतलब कौआ। सुक डाउन ऑन मी यानी सुक डाउन आता है और बैठ जाता है मुझ पे, ऑन मी मुझ पर। द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण फ्रॉम अ हेलमोक ट्री। हेलमोक ट्री समझ रहे हैं ना? तो हेलमोक ट्री पे जैसे ही आप देखिए एक कवा आता है, कवा आता है, देखिए कवि का मतलब क्या है, कवि का उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का, ये समझिएगा कि कोई जब व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, मन को उत्तेजित भावनाएं होती हैं, तो जाके सरलता पूर्वक किसी एकांत जगह पे, एकांत प्लेस पर अपने आप को बैठ जाता है। ठीक है, ताकि वो लोगों से दूर रहे, ताकि उसमें अलग अलग मनोवेग ना उत्पन्न हो। ठीक, तो उसी तरह कभी भी रूठ कर जाके एक पेड़ के हेलमोक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद से वहाँ पे अपने मनोवेग को शांत करने के लिए बैठते हैं ताकि शांत हो जाए। लेकिन कुछ क्षण के बाद एक कौवा आता है और उस डाली पे, हेलमोक ट्री की डाली पे जैसे ही बैठता है, तो टोटल बर्फ़ के जो कण उसके डाली पे हेलमोक ट्री की डाली पे लगे होते हैं, वो जैसे ही कवि के शरीर पे गिरते हैं, उनका माइंड वेग यानी मनोवेग क्या होता है, बदल जाता है। तो अब यहाँ पे कवि एक चीज़ और समझाने वाला कि क्रो भी देखिए, क्रो का परिचय और हेलमुट ट्री का परिचय सेम है। आपको समझ में आता है कि क्रो भी, ये भी सही नहीं है, कौवा को भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं, बोलना उसका काँव काँव करना। हेलमुट ट्री को भी वही रीज़न है कि इसको भी, इस पेड़ को भी कोई शुभ नहीं मानते हैं। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी आती हैं कि जिनके पाँव में भी अमृत होता है, जो आपके मनोवेग को चेंज कर सकता है। उसी तरह कौवा और हेलमुट ट्री की कहानी है। ठीक, तो सेकेंड स्टेंजा में है, सेकेंड स्टेंजा को भी बता देता हूँ, उसके बाद आंसर बताऊँगा आपको। ही इज़ गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड, यानी कि जैसे मुझे प्रतीत होता है, मेरे हृदय को ये आभास होता है, ये चीज़ मुझे प्राप्त होती है, वो कि दे जाता है कि चेंज माई ऑफ माई मूड, मेरा पूरा मनोवेग बदल जाता है। यानी मेरा मस्तिष्क जो मनोवेग है वो पूरा आता बदल जाता है, एक साधारण सिंपल हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसके कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे माइंड में सेव रहती है। ऑफ डे ऑफ आई हैड वेट, और एक दिन, जो उस दिन के आधे पार्ट थे वो कुछ पार्ट, सम पार्ट सेव हो जाता। आई हैड वेट, जो हमें कहने कभी कह रहा है कि जिस यानी दैट यानी ऑफ द डे यानी आज के दिन, आई हैड वेट कि मैं क्या था, गुस्से था, जिसकी वजह से अगर मैं यहाँ ना आया होता, ना बैठा होता, तो मेरा जो चेंज ऑफ मूड, मेरा मनोवेग बदला नहीं होता। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछता है कैसे, समझिए। क्वेश्चन उसमें रहेगा कि
व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण क्या हैं, ठीक, यानी बर्फ़ के कण क्या हैं। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, व्हाट डज द पोएट, यानी कवि क्या कहना चाहता है और चेंज मूड, अपने यानी मनोवेग के बदलाव में। हाँ, क्वेश्चन मार्क, हाउ हैज़ द पार्ट ऑफ मूड चेंज, अरे यार पोएट हाउ हैज़ द मूड चेंज्ड, और कैसे उसका मूड परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए थोड़ा सा अपने पास दिमाग लगाइएगा, सेंस लगाइएगा, बाकी जितनी भी वर्ड मीनिंग है आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। छोटा छोटा वर्ड मीनिंग कनेक्टिवी आपको याद रहेगा तो आप जवाब दे देंगे, एकदम आसानी से दे देंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इस चीज़ को समझिए। लिखा है कि द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण मीन्स द फाइन पार्टिकल, यानी फाइन जिससे प्राप्त हुआ पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण के रूप में जो प्राप्त भाग हुआ। द पोएट सेड, पोएट कहता है कि ही वॉज हैविंग द बैड डे, यानी वह उस दिन मेरा बहुत बुरा दिन था। एंड वाज स्ट्रेस, और काफ़ी मैं परेशान था। बट एज सून एज डस्ट ऑफ स्नो, बट जैसे ही डस्ट ऑफ बर्फ़ के कण फॉल्स ऑन हिज बॉडी, जैसे ही बर्फ़ के कण मेरे बॉडी पे गिरे, हिज मूड, यानी मेरा मनोवेग, हिज मूड इज़ चेंजेड, मेरा मनोवेग क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो देखिए कितना आसान है। इसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा सा सेंस लगा के आपको जवाब दे देना है ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिल सके, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वाट डूड द क्रो, यानी कौवा क्या किया। एंड हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंटेड जॉय और शारो, यानी हेमलॉक ट्री किसका, जॉय और खुशी और दुखी दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, दर्शाता है। वाट डज द डस्ट ऑफ स्नो, और वर्क के कर क्या की, क्रो शॉक ऑफ, यानी क्रो जैसे ही बैठा हेलमेट ट्री स्टैंड फॉर, जैसे हेलमेट ट्री पे बैठा वैसे से बर्फ़ के कर क्या हुए, शॉक हो गए, गिर गए। तो देखिए आंसर इसमें दो तरह का है, आपको इसको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं आंसर, सेकेंड लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे में दिया है द क्रो एंड हेलमेट ट्री रिप्रेजेंटेड जॉय, यानी इस चैप्टर में द डस्ट ऑफ स्नो के चैप्टर में क्रो और हेलमेट ट्री किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जॉय को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी क्योंकि सारो तो पहले से ही थे कवि, लेकिन जब उनका मनोवेग चेंज हो गया तो जॉय में चेंज हो गया। तो या इसीलिए ये दोनों लोग बुरा होने के बावजूद भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी खुशी को दर्शाते हैं, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न इसमें है, आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो डैट हिज क्रो सैक ऑफ हेमलॉक ट्री, कि बर्फ का कण जो कवा होता है जैसे हेमलॉक ट्री पे बैठता है वैसे ऑफ वो गिरता है। ट्री एंड फॉर जॉय इज़ द चेंज द मूड ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग सैड दैट जॉयफुल, कि जो कभी पहले से क्या था, पहले से वो उदास थे, उदास होने के बावजूद वो जाके पेड़ के नीचे जैसे बैठते हैं उसी क्षण एक कवा आता है, और कवा जैसे ही हेमलॉक ट्री पे बैठता है और जैसे ही बर्फ़ के कण उनके बॉडी पे गिरते हैं उनका मनोवेग चेंज हो जाता है। तो ये आपका डस्ट ऑफ स्नो का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फायर एंड आइस का। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, यानी द फायर एंड आइस पे चलने से पहले एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस हमारा देखिए आ गया, ठीक। तो फायर एंड आइस यानी इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, ये भी क्लास 10th के बच्चों के लिए। और जो चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, ठीक है। इसके भी जो कवि हैं वो रॉबर्ट फर्स्ट हैं, यानी आग और बर्फ़ का बात किया जा रहा है यहाँ पे। कि देखिए इस बरस में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि दोनों चीज़ फायर एंड आइस दोनों चीज़ ही संभवतः जीवन काल के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी जो चाहे वो बर्बाद कर सकता है, ठीक है। इसी पे कवि ने अपना विचार प्रकट किया है। तो इसको दोनों स्टेंजा को समझते हैं। तो जैसे दिया है
सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, यानी कुछ लोगों का यह मानना है या यह कहना है कि आग जो होगा, आग यानी संसार का अंत आग से होगा, या संसार का अंत आग से यानी फायर से हो सकता है। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि ये बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब देखिए, अब इन दोनों का यानी फायर एंड आइस दोनों का कवि का कहना है कि ये डिजायर वो इच्छा है। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम वाट आई हैव, जहाँ तक कि यह है कि टेस्ट ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छा जो होता है, इच्छा भी क्या कर सकता है, लोगों को जला सकता है, ख़त्म कर सकता है। आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, और जिसे हम फॉर जो पूरे तरह से फियर फायर, यानी किसकी तरह होता है, यानी इच्छा किसके तरह, फायर की तरह है, जो हमको पूर्णतः बदल सकता है, नष्ट कर सकता है। आगे कह रहे हैं कभी कि बट इफ़ इट हैड द पेरिस ट्विग, लेकिन इसमें बट जबकि इसमें यानी लेकिन या जबकि इसमें दो तरह के ट्विक्स हैं, पेरिस से ट्विक है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हैट, यानी घृणा जो है वो भी काफ़ी खतरनाक है। किस लिए है कि टू से डैट, इसलिए मैं कहता हूँ फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज, जो आइज का डिस्ट्रैक्शन है, इट्स आल्सो ग्रेट, ये काफ़ी अच्छी, एंड वुड बी द सफिक्स, और ये भी उसी का रास्ता है। तो इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न में जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रैमिंग्स स्केम्स ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन बिगिनिंग आउट द कंस्टिट्यूटिंग आइडिया इन द पोएम, यानी इसमें इस कवि के प्रति इस पोएम में क्या आइडिया मिला, क्या रैमिंग स्कीम था जो वो बताना चाहते थे, और कैसे इसमें हेल्प होने वाली थी, कैसे इसमें मदद होने वाली थी। तो डेट इज़ उनका जो थिंक था उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया। तो देखिए, सबसे पहले फायर एंड आइस को कैसे तलाशते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि द रैमिंग्स स्केम ऑफ द पोएम ए बी सी। आप देखिए, बच्चे बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसे होगी, कहाँ से प्राप्त होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि जो स्केम ऑफ द पोएम्स इज होता है वो आपको दोनों स्टेंजा में से ही इसको आउट करना होता है, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, इसको आपको इसी स्टेंजा में से आउट करना होता है। तो आप आउट करना, देखिए जैसे से दिया है सेम, ठीक। उसके बाद इसी तरह आप इसमें देख लेंगे, आपको टोटल चीज़ मिल जाएगा। वुड बी यहाँ पे देखिए बी है, डी टी, तो उसी तरह यहाँ पे कुछ मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं जिसको छांट के यहाँ पे लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को बेहतर से देख लीजिएगा, ठीक। अब बाकी इसमें सेकेंड आंसर कह रहा है कि टाइटल फायर एंड आइस, यानी इसका जो शीर्षक है इट सेल्फ ब्रिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन आइडिया, इसमें जो आइडियाज़ दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, बिकॉज फायर रिप्रेजेंट समथिंग वेरी हॉट, यानी जो आइज़ जो फायर है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो हॉट को दर्शाता है। जबकि जबकि आइस रिप्रेजेंट सम वेरी कोल्ड, जबकि बर्फ़ जो होता है वो वेरी कोल्ड को दर्शाता है, ठीक। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, दोनों चैप्टर को मैं इसमें क्लियर करा दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको लाता रहूँगा। इसके बाद में साइंस का वीडियो आप लोग के लेकर आने वाला हूँ, पूरा 70 नंबर कंप्लीट का लेकर आने वाला हूँ, ये जान लीजिए। तो एक बार पुनः देख लीजिए। आप पुनः देखने के बाद से अगर बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारा क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का रहेगा, जिसमें 70 नंबर कंप्लीट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।